चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि वेजेज में से क्या क्या डिडक्ट किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो डिडक्शन है वो 75% तक हो सकते हैं और अदर डिडक्शन 50% तक हो सकते हैं। फाइन्स फाइन्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं। अब बेटा फाइन पे ध्यान देने की जरूरत है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में फाइन पे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में फाइन पे लिमिट लगा रखी थी। यहाँ पे फाइन के लिए कोई अलग से लिमिट गिवन नहीं है। यहाँ पे फाइन के लिए कोई अलग से लिमिट गिवन नहीं है, वो केवल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में थी। क्लियर है, याद रह जाएगा। चलिए आगे ये कहता है वीकली डे ऑफ रेस्ट। बेटा आगे कहता है वीकली डे ऑफ रेस्ट। तो प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉय टू होम विद दिस एक्ट अप्लीकेबल, जिसपे ये एक्ट अप्लीकेबल अलाउड होता है, उसे अलाउड ए डे ऑफ रेस्ट फॉर एवरी वीक। ऑर्डिनरी भी संडे, जनरली जो रेस्ट वाला डे होता है वो संडे होता है, बट एम्प्लॉयर में फिक्स एनी अदर डे ऑफ वीक एज द रेस्ट फॉर एनी एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉय शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज वीकली डे ऑफ रेस्ट। टू गेट द वीकली डे ऑफ रेस्ट द एम्प्लॉय हैज टू वर्क फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 days इन ए वीक। ये लो साहब। तो ये कहते हैं अगर एम्प्लॉयर चाहे तो संडे के अलावा किसी और डे को भी रेस्ट रख सकता है। जैसे कोई बिजनेस है जो चाहता है कि यार संडे को उसके ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो वो संडे को रेस्ट वाला डे नहीं रखता, वो संडे को वर्किंग डे रखता है, वो बाकी किसी दूसरे डे को भी छुट्टी वाला दिन रख सकता है। क्लियर। तो वो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका रेस्ट वाला डे ये होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट तो ये कहता है साहब रूल 24A प्रोवाइडेड वेयर ए वर्कर इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वर्क्स इन ए शिफ्ट विच एक्सटेंड बियॉन्ड मिडनाइट, मतलब जो मिडनाइट से ज्यादा, मतलब 12 बजे से लेट तक चलने वाला हो, ऐसा काम जिसमें आपका टाइम लिमिट मिडनाइट से आगे जाता हो। ए हॉलीडे फॉर द होल डे फॉर द पर्पज ऑफ वीकडे रेस्ट सेल इन द कोर्स मीन ए पीरियड ऑफ 24 days of continuous hours beginning from that when its shift end। अब बेटा वीकली रेस्ट का मतलब क्या है? वीकली रेस्ट का मतलब है 24 आवर्स की लगातार छुट्टी। जैसे हम ये कहे एक आदमी ने सैटरडे शाम को, अपने जो नॉर्मली क्या होता है सैटरडे शाम को अपनी छुट्टी हो जाती है, तो संडे का दिन अपने पास पूरा छुट्टी वाला होता है। अब आप ये कहोगे कि एक एम्प्लॉई है जो सैटरडे रात तक काम कर रहा था, वो 4 बजे तक काम कर रहा था, तो 4 बजे तक काम कर रहा था मतलब वो उसने संडे के भी 4 बजे तक काम किया है ना, तो अब उसका 24 आवर्स अगले दिन सुबह 4 बजे तक वो दोबारा काम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब अगर आपका टाइम शिफ्ट मिडनाइट से आगे जाता है, मतलब वो एक दिन से दूसरे दिन में भी जाता है, तो फिर आपकी जो छुट्टी वाला टाइम है वो 24 आवर्स का होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो सैटरडे था, सैटरडे आपने ज्यादा काम कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे का तो आपका दिन में से टाइम कम हो गया। नहीं, रेस्ट मतलब 24 आवर्स। क्लियर। तो पिछली जब उसकी शिफ्ट सैटरडे वाली शिफ्ट खत्म होती है और मंडे वाली जब उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में 24 आवर्स का गैप होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। हाँ पूनम, पूनम आप कुछ कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फिर ये कहता है आगे कि इफ देयर क्लेम, अब आता है क्लेम, ये वहां भी काम का था जहां पे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वहां भी अपन ने इसको पढ़ना था। चलिए पहले तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये कहता है इफ देयर इन शॉर्ट पेमेंट ऑफ वेजेस और वेजेस एट द ओवर टाइम, मतलब या तो उसको वेजेस का कम पेमेंट किया है या फिर ओवर टाइम के वेजेस जो मिलने वाले उसका कम पेमेंट किए, मे बी क्लेम्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, या तो एम्प्लॉय खुद क्लेम कर सकता है, या लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील के थ्रू कर सकता है, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के थ्रू कर सकता है, ठीक है, और एनी इंस्पेक्शन और पर्सन एक्टिंग विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी, कोई ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी की परमिशन हो उसके थ्रू वो क्लेम कर सकता है। ठीक है साहब, तो अगर किसी इंप्लॉय को पैसा कम मिला है तो वो अपना पैसा क्लेम कर सकता है। जैसे एक चलिए बेटा, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। चलिए, तो हमने कहा कि आप किसको अपॉइंट कर सकते हैं, इस पर है ना। एवरीवन इज कनेक्टेड अगेन। यस, ओके। तो वो कह सकता है कि वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर को, एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग लेबर कमिश्नर, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, और एनी ऑफिसर विद एक्सपीरियंस ऑफ ए जज ऑफ ए सिविल कोर्ट और स्टाइफंड मजिस्ट्रेट। ठीक है साहब, टू अथॉरिटी। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, ऑफिसर, मैं तो ये कहता हूं साहब, ऑफिसर एंड ऑथोरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनके थ्रू क्लेम किया जा सकता है। अब वो ऑफिसर एंड अथॉरिटी कौन सी होती है, देखो सिंपल सा, कि ऑफिसर एंड अथॉरिटी के थ्रू
आप क्लेम कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अथॉरिटी अपॉइंट करती है, खुद का वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर या फिर लेबर कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर रैंक के किसी ऑफिसर को या फिर किसी जज को, सिविल कोर्ट को, उनको अपॉइंट कर सकती है। टू बी द अथॉरिटी टू हियर एंड टू डिसाइड एनी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ ऑल क्लेम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट काम यह आता है कि भाई खुद कर सकता है, लोगों के थ्रू जा सकता है, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकती है, और क्लेम कितने दिन में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज, टू अथॉरिटी बाय द एम्प्लॉय विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच मिनिमम वेजेस और द अमाउंट बिकम पेएबल। ये लो साहब, 6 महीने के अंदर अंदर क्लेम किया जा सकता है। जिस दिन आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, अगर उस दिन आपको पैसा नहीं मिला तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि साहब मुझे मेरा पैसा दिलवाया जाए। ठीक है, अगर अथॉरिटी चाहे तो इस 6 महीने के पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। अथॉरिटी में एक क्लेम बियॉन्ड द 6 months इफ ही डिसाइड। ठीक है, तो अथॉरिटी चाहे तो बाद में भी क्लेम को रिसीव कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है साहब, आगे देखो। अब अथॉरिटी सेल सर्व द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर। अब अथॉरिटी क्या करेगी साहब, अथॉरिटी नोटिस भेजेगी किसको, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन भेजेगी किसको, एम्प्लॉयर को। अथॉरिटी कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन भेजेगी किसको, एम्प्लॉयर को। ठीक है, टू अपीयर बिफोर हिम ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, here the applicant and employer after such a further inquiry it may necessary without prejudice to। एम्प्लॉयर को कहेगी इस दिन आप आइए हमारे यहाँ पे, हम आपके केस की सुनवाई करेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयर पे पेनल्टी लगा सकती है या फिर उसे डायरेक्ट कर सकती है। क्या डायरेक्ट कर सकती है, द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई टू द अमाउंट बाय विच मिनिमम वेजेस पेएबल टू हिम, मिनिमम वेजेस उसे दे दो, और एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली पेड, एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली पेड। तो बोले आपने उसे 100 रुपए दिए जबकि एम्प्लॉय के बनते थे 120, तो आप वो 20 रुपए उसे दो, टुगेदर विद प्लस कंपेंसेशन एज द अथॉरिटी में थिंक फिट, और उसे कंपेंसेशन देने के लिए कह सकती है। नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स, कंपेंसेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 टाइम्स। जैसे जैसे ध्यान से समझना, पेमेंट बनता था बेटा 120, आपने कितना दिया 100, तो 20 रुपीज तो ये देने, प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 200, तो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है 220। समझ गए, तो आपने 120 पेमेंट बनता था, आपने एम्प्लॉय को 100 दिया, तो वो 20 रुपए तो देने ही देने, उसके साथ में पेनल्टी लगाई जा सकती है एक्सेस के मैक्सिमम 10 टाइम्स तक। तो मैक्सिमम कितना हो गया, ये अमाउंट मैक्सिमम हो गया। डन। तो शुरू से फटाफट से क्लेम को रिवाइज करते हैं। क्लेम कोई भी एम्प्लॉय खुद, उसका वकील या ट्रेड यूनियन या फिर अथॉरिटी ने जिस पर्सन को अप्लाई किया उसके पास जाइए और जाके कह दीजिए साहब साहब पैसे दिलाओ। अब अथॉरिटी गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर सकती है, वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर को, लेबर कमिश्नर को, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑफिसर जो लेबर कमिश्नर रैंक का हो, या फिर कोर्ट हो। ठीक है साहब, कोर्ट का जज हो, वो आपके केस को हियर करेंगे और क्लेम देखेंगे। क्लेम की जो अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगी, 6 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए। 6 महीने में अगर अथॉरिटी को लगता है तो वो 6 महीने से ज्यादा में भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी, और वो एम्प्लॉयर को रजिस्टर्ड बोर्ड से कहेंगे साहब आप हमारे सामने प्रेजेंट हो। एम्प्लॉयर को क्या कह सकते हैं, सारा इंक्वायरी किया, चेक किया,
एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि आपने मिनिमम वेजेस से जितना कम पेमेंट दिया है उतना पेमेंट दो, प्लस हम आप पे 10 गुना तक पेनल्टी लगा सकते हैं। इन एनी अदर केस पेमेंट ऑफ अमाउंट टुगेदर विद सच कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग ₹10। ठीक है, ये बहुत पुरानी चीज है, ये 10 बहुत पुराना है। ठीक है, तो जितना पेमेंट था वो पेमेंट मिनिमम वेजेस प्लस ₹10 की पेनल्टी। तो अगर अथॉरिटी ने पैसा वो डिसाइड नहीं किया तो पेनल्टी ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की हो सकती है? ₹10 की। ठीक है, पेनल्टी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? नॉट एक्सीडिंग ₹10। तो ये कोई काम नहीं है, ये सेकंड वाला केस एनी अदर वाला केस कुछ नहीं बनता। जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ही है, 10 टाइम्स वाला। डन, ₹10 वाला कोई केस नहीं है। ओके, ये बहुत पहले जब ₹1, ₹2, ₹4 सैलरी मिलती थी ना, उस टाइम की बात है। क्लियर? आगे बढ़े। फिर आ जाता है एग्जम्पशन टू एम्प्लॉयर। एग्जम्पशन टू एम्प्लॉयर, तो सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट where an employer is charged with an offense against this act, he shall be entitled upon complaint duly made by him to have any other person whom he charged as the actual offender brought him before the court at the time appointed by the hearing the charge, and after the commission of the offense he shall prove the employer proves to be satisfaction of that he shall use to due diligence to enforce the execution of act, and said other person committed the offense without his knowledge, consent or connivance। ठीक है साहब, तो ये कहते हैं कि अगर इंप्लॉयर पे जो चार्जेस लगाए गए हैं, इंप्लॉयर को कहा गया है कि आपने ये गलती की है, तो इंप्लॉयर क्या करेगा? कोर्ट जैसे ही इंप्लॉयर को या अथॉरिटी जैसे ही इंप्लॉयर को बताएगी, तो इंप्लॉयर जो एक्चुअल ऑफेंडर है उसको कोर्ट के सामने ले आएगा या उसका नाम बताएगा कि साहब देखो इस पर्सन ने ये गलती की। उसको क्या प्रूव करना है? इंप्लॉयर को प्रूव करना है कि मैंने अपना काम, इंप्लॉयर ने अपना काम ड्यू डिलिजेंस के साथ किया है। मतलब जो एक्ट ने उसको काम करने के लिए बोला था उसने पूरा ध्यान रखा है उसका। जो स्पेसिफिक पर्सन है, जिस पर्सन ने गलती की है, वो उसके नॉलेज में नहीं है, ना उसकी कंसेंट से की गई है, ना उसकी इच्छा से की गई है। ठीक है, वो सारा का सारा दोष उस स्पेसिफिक पर्सन का है। तो फिर इंप्लॉयर को एग्जम्पशन मिल जाएगी। ओके, क्लियर? तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड। employer exempt if, ये लो सर, एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उसने अपना काम ड्यू डिलिजेंस से किया है और जो दूसरे पर्सन ने किया वो उसकी गलती के बिना हुआ है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन क्या है? वैसे तो ये किसी काम का पॉइंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर ऑन कीपिंग एंड मेंटेनेंस द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, ये लो साहब। तो एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि वो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। ठीक है साहब, रजिस्टर और रिकॉर्ड्स में सारे डिटेल मेंटेन करेगा, जो वेजेस इसने दिया है उस वेजेस को मेंटेन करेगा।
बाकी कोई काम की बात इसमें आपके लिए नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स आर मैंडेटरी, there is no exemption to this mandatory obligation of the employer including any contractor। मतलब कोई एग्जम्पशन नहीं है आपको रजिस्टर मेंटेन करने, या आप ये नहीं कह सकते मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं। ये फॉर्म्स नहीं पढ़ने हैं, फॉर्म्स नहीं पढ़ने हैं, किसी काम के नहीं है। इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिस दिन आपने लास्ट एंट्री मेड की हो मेंटेन करोगे। तो टाइम लिमिट क्या है? 3 इयर्स फ्रॉम लास्ट एंट्री इन रजिस्टर। ओके सर। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न ये वैसा ही सेम चीज वहां भी है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी। फाइलिंग ऑफ अमाउंट रिटर्न बाय द एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर 1st February ऑफ ईच ईयर, सेम इन फॉर्म 3, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपली इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन था कि साहब कब फाइल की जाएगी? बिफोर 1st February, बिफोर 1st February। पब्लिसिटी ऑफ नोटिस नॉट इंपॉर्टेंट, अनपेड अमाउंट नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट? जैसे जैसे मेरे पास बेटा एक एम्प्लॉय आया, मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, ठीक है। तो मेरे पास जब एक एम्प्लॉय आया तो पहले दिन जब वो काम आया, जब उसको काम चाहिए था, तो उस दिन जब एक एम्प्लॉय को, देखो आपके साथ भी होगा, जब आप जॉब करने जाओगे ना तो एम्प्लॉयर आप पे तरह तरह के वो कंडीशंस लगाते हैं, आप 2 साल तक यही काम करोगे और काम करोगे, ऐसे बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो वो चीज अपन डिस्कस करेंगे आफ्टर टाइम के साथ। अभी के लिए ये एक्ट क्या कहता है कि अगर जिस दिन आप जॉब करने गए और तो क्या एम्प्लॉयर आपसे कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है क्या कि अगर आपको मैं मिनिमम वेजेस से कम रेट से भी पैसा दूं तो आपको वो पैसा लेना पड़ेगा? आप जॉब मांगने गए, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मिनिमम वेजेस 200 है, लेकिन मैं तो आपको 150 से पेमेंट करूंगा, करना है तो एग्रीमेंट पे साइन करो। अब आपको तो उस दिन काम चाहिए तो आप तो एग्रीमेंट पे साइन कर दोगे, एम्प्लॉय साइन कर देगा क्योंकि उसके काम चाहिए। यस और नॉट? यस सर। अब जैसे ही, तो क्या, अब जैसे ही सैलरी वाला दिन आएगा, एम्प्लॉयर कहेगा देखो एग्रीमेंट आपने साइन कर रखा है, एग्रीमेंट देखो साहब, एग्रीमेंट आपने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा है, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है, आप मुझसे 200 नहीं मांग सकते। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय अपनी क्लास का ये वीडियो लेगा और उसके सामने रख देगा, देखो साहब हमारे सर ने कहा था कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो उसने कहा एग्रीमेंट तो किया है। तो बोले अगर ऐसा एग्रीमेंट एम्प्लॉय, पहली बात तो कर नहीं सकता एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड माना जाएगा। नल एंड वॉइड, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो बोले
लिखो कोई भी एम्प्लॉय को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेजेस से कम लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नल एंड वॉइड, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो। मतलब वो एग्रीमेंट से एम्प्लॉयर क्या कहना चाहता, देखो आपने खुद ने ही कहा था कि हम कम लेंगे, तो बोले एम्प्लॉय भी कम का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, एम्प्लॉय छोड़ नहीं सकता, एम्प्लॉय अपना अधिकार त्याग नहीं सकता, उसे मिनिमम वेजेस मिलेगा। क्लियर है? डन, समझ गए? याद रह जाएगा ना ये पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, क्या एम्प्लॉय अपना राइट रेलिंकिस कर सकता है? क्या एम्प्लॉय अपना राइट रिड्यूस कर सकता है? या कोई एम्प्लॉयर ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है? क्या वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? नहीं, वॉइड माना जाएगा। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओके, क्लियर? चलिए साहब आगे चलते, लास्ट, बस खत्म। पेनल्टी, पेनल्टी के बारे में क्या बोले? Section 22 provides punishment of certain offenses. The section provides that any employer who pays to an employee less than minimum rate of wages fixed for that employee or class of less than providing under this act contravene any rule, अगर कोई कम पैसा देता है, कॉन्ट्रावेंशन कर देता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको इम्प्रिजनमेंट में डाला जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू 6 months, or with fine, or with fine which may extend to 500 और both। तो उसको जेल में डाला जा सकता है 6 महीने के लिए, या फिर फाइन लगाया जा सकता है 500 रुपए का, या फिर दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है साहब? ओके। अब बोलता है कि अगर जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, अगर कोई एक्ट है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब कोई स्पेसिफिक गलती उसने की है, जिस गलती के लिए फाइन डिसाइडेड नहीं है, तो पेनल्टी लगा दी जाएगी 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा। ऑफेंसेज ऑफ बाय कंपनीज, तो एवरी पर्सन हु इंचार्ज, अब कंपनी पे ऑफेंसेज है तो साहब क्या होगा? जो पर्सन इंचार्ज है, एवरी पर्सन हु वाज इन इंचार्ज, उस पे ये फाइन और ये लगाया जाएगा। अब वो पर्सन कौन हो सकता है? इफ कंसर्न पर्सन प्रूव्स दैट ही कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज due diligence to prevent the commission, it proved that offense has been committed with the consent of neglect part of any director, manager, secretary, such director, manager, secretary, तो उनको लाइबल माना जाएगा। जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, अब उसका काम था, लेकिन वो कहता है मेरी गलती नहीं है साहब, डायरेक्टर ने मना कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टर ने मना कर दिया, मैनेजर ने मना कर दिया, मैं कर ही नहीं सकता कुछ, तो फिर उस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी को भी क्या मान लिया जाएगा? लाइबल माना जाएगा। cognizance of office offenses, no court shall take, no court shall take cognizance of complaint against any person for any offense under section unless a application in respect of such fact consisting has been presented wholly or partly to appropriate government or appropriate authority
हैज सैंक्शन मेकिंग द कंप्लेंट, ठीक है साहब, और इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या है? एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, क्या वो सीधा कोर्ट में जा सकता है क्या? क्या एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के खिलाफ क्या सीधा कोर्ट में जा सकता है क्या? एम्प्लॉयर ने उसको कम पैसा दिया, वो कहता है मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में। क्या वो सीधा कोर्ट में जा सकता है, या पहले उसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने जो ऑफिसर अपॉइंट किया है उसके पास जाना चाहिए? अगर नहीं कर रखा तो इंस्पेक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहले अथॉरिटी के पास जाएगा, उसके बाद कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, आगे कोई दिमाग नहीं लगाना। बार ऑफ स्वीट्स सेक्शन, नो कोर्ट shall entertain any suit for recovery of wages for some claim. Form for the subsection 20 has been posted for on behalf of plaintiff. Has formed to subject and direction under this act in the favor of plaintiff. कोई दिमाग नहीं लगाना, छोड़ो, नहीं काम का है। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी नए इंप्लॉयमेंट को शेड्यूल इंप्लॉयमेंट बना सकती है। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट यानी पार्ट और शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकती है। पावर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, gives power to the central government to direction to a state government, gives power to central government to make rules, और gives power to appropriate government to make rules। ये लो, तो appropriate government के पास कुछ भी करने का पावर होता है। ओके, क्लियर, डन। तो ये बड़ा सिंपल सा काम था। लास्ट वाले जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, एक या दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। डन। हाँ भाई, सभी को क्लियर है? पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। चलिए सर, अब ये देखो, जब आप इन एमसीक्यूज को पढ़ोगे ना, अब आपको बहुत मजा आएगा। जब आप अब इन एमसीक्यूज को पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोलता है, एडल्ट इज ए पर्सन हु इज कंप्लीटेड एज ऑफ, एडल्ट कौन होता है? जिसकी एज कितनी हो गई हो? 18 ईयर्स। वेरी गुड। ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई और फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, उसको क्या कहते हैं? ऐसा पर्सन जो ओनर के लिए रेस्पॉन्सिबल है सुपरवाइजन और कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कहलाता है? वो एम्प्लॉयर माना जाता है। द शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, पार्ट वन ऑफ द शेड्यूल हैज, पार्ट वन में कितनी एंट्री है? 18 एंट्रीज, आपको देखो सब याद है। द मिनिमम वेजेस सेल बी पेड इन, मिनिमम वेजेस किस में दिए जाने चाहिए? मिनिमम वेजेस सेल बी पेड इन कैश, काइंड में हो सकता है, लेकिन फर्स्टली किस में दिए जाने चाहिए? कैश में। वेयर ए पर्सन प्रोवाइड लेबर और सर्विस टू अनदर फॉर रेम्युनरेशन which is less than the minimum wages, such labor is called forced labor. When a worker works more than 9 hours on any day and more than 48 hours in a week, he shall be entitled to overtime, 1.5 time of ordinary worker in case of employment in, 1.5 time कहाँ मिलता है? 1.5 टाइम कहाँ मिलता है? एग्रीकल्चर में।
The minimum wages shall be paid in establishment with more than 1000 employee on the expiry of, जहां पे 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई है 10th देखो. Total amount of deduction from the wages shall not exceed where such wages are paid. कोऑपरेटिव सोसाइटी तो डिडक्शन मैक्सिमम टोटल डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितना किया जा सकता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 75% और अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 50%. टू सेट द वीकली डे ऑफ द रेस्ट एम्प्लॉई हैज टू वर्क फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन. भैया आपको वीकली रेस्ट कब मिलेगा? जब आप लगातार 6 दिन वीक में काम कर रहे हैं. क्लेम फॉर मिनिमम वेजेस सेल बी मेड इन. मिनिमम वेजेस के लिए क्लेम कितने दिन में किया जा सकता है? क्लेम आज पढ़ा था. क्लेम आप खुद जा सकते हो, वकील के थ्रू जा सकते हो. कितने दिन में? याद करो. कितने दिन में क्लेम कर सकते हो? 6 months. वेरी गुड. ये लो साहब. अब आपको ये करेक्ट आंसर सारे करने हैं. करेक्ट आंसर सारे आपको करने हैं. बड़ा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. हमने लगभग सारी चीजें कर ली है. ठीक है, ओके. चलिए साहब, ये मॉडल क्वेश्चंस नहीं काम के हैं. मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके काम के क्वेश्चंस थे. एक बार आप चाहे तो इनको केवल रीड कर सकते हैं. इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है. एक सेकंड. सेल बी मेड 6 month. देखो इसके बेटा, इसका आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हो. 6 month आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी लगानी होती है. डुप्लीकेट कॉपी लगानी होती है. अब ये सामने से खुला है, एक्चुअली हमें पता नहीं है, तो इसमें कई सारी चीजें आ सकती है. तो जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो आगे आपको डिफाइन करेगा. वो आपको लिख देगा डुप्लीकेट कॉपी, इसके आगे वो वर्ड लिख देगा कॉपी, या इन टाइम, इन मंथ. ठीक है ना, तो वो ऐसा ऑप्शन ओपन छोड़ेगा. वरना दोनों जने के सही है, 6 months वाले का भी सही है और इन डुप्लीकेट कॉपी वाले का भी सही है. ठीक है, अब आगे हमें कुछ बोल ही नहीं रखा. आगे हमें कुछ बोल ही नहीं रखा, तो आगे तो हम दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं. हमने जो ऐड किया है वो भी गलत नहीं है. 6 महीने में क्लेम कर सकते हो भाई, या डुप्लीकेट कॉपी में कर सकते हो. ठीक है, क्लियर. एक ये 6 का एमसीक्यू भी देख लो. 6 का एमसीक्यू भी देख लो. 6 का एमसीक्यू, सॉरी, सिक्स के एमसीक्यू का आंसर होगा बेटा 50 रुपीज. इफ अथॉरिटी फाइंड्स दैट एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ विजेज ए वैक्सीसियस वन, ही में इम्पोज पेनल्टी ए सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50 रुपए. मतलब अब ये बहुत पुराना है कि अथॉरिटी को लगता है कि जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो फालतू है, बिना मतलब के लगा दी.
तो वो अथॉरिटी आप पे पेनल्टी लगा सकती है 50 रुपए तक की। ठीक है। सेवंथ वाली रेट, एक्चुअली वैसे ये किसी काम का नहीं है ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये रेट अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होती है, ये चेंज होती रहती है। फिर भी आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आप उसी को याद रख लें, 10,000। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है तो बाकी इसके कोई चांसेस नहीं है। ओके। वेजेज की स्लिप, वेजेस की स्लिप एक दिन पहले इंप्लॉय को दे दोगे, एटलीस्ट 1 डे बिफोर, एटलीस्ट ए डे प्रायर। जब आप एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हो तो उसे एक दिन पहले वेजेस की स्लिप दे दो, जिससे आप वो पूरी कैलकुलेशन चेक कर ले और कोई प्रॉब्लम हो तो उसी वक्त बता दे, एक दिन पहले। ओके, एटलीस्ट ए डे प्रायर। हाँ जी, क्लियर है सभी को एक्ट? मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पे जा सकता हूं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अपन ने थोड़ा सा बाकी छोड़ा था। ओके, फाइन्स पढ़ लिए थे हमने, लिमिट ऑफ डिडक्शन पढ़ ली थी, डिडक्शन इन अब्सेंस ऑफ ड्यूटी पढ़ लिया था। हाँ, चलिए सर, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर भी पढ़ लिया था ना अपन ने। पावर ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ लिया था ना बेटा। यस, हाँ, चलिए। अपन को बेसिकली यहाँ पे पढ़ना था, सेक्शन 15 डील्स विद अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन ऑफ वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस और पेनल्टी फॉर मेलिशियस और वेक्सिशियस क्लेम। इट प्रोवाइड्स दैट appropriate government may by the notification appoint, ठीक है, any commissioner for workmen compensation, any officer of central government for regional labor commissioner और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, स्टेट गवर्नमेंट वही लेबर कमिश्नर, ठीक है, एनी प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और एनी ऑफिसर इज जज और सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही वर्कमैन कंपेंस कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जिसको 2 साल का। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अगर असिस्टेंट कमिश्नर हो तो उसे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट बात इतनी थी, इनको क्लेम किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है, वैसे ये बात अपन ने पढ़ ली थी, शायद क्लेम कब तक किया जा सकता है, within 12 months from the date on which deduction shall be made, within 12 months from the date on which deduction। तो जिस डेट को पेमेंट करने की डेट थी
उसके 12 मंथ्स में यहां पे लिख देता हूं 12 मंथ। ओके साहब, चलिए आगे की सेम बातें ही बोलता है। अथॉरिटी चेक कर लेगी और उसको अपने सामने बुला लेगी। बुलाने के बाद डिलेड वेजेस क्या डायरेक्ट करेगी, डिलेड वेजेस टुगेदर विद पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स, नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स। ठीक है, बस इतनी बात याद रखिए, और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। 12 मंथ, 12 मंथ में लगाई जा सकती है, 12 मंथ में लगाई जा सकती है। ठीक है, 12 मंथ में अप्लाई किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं सेक्शन 15। ये एक एमसी और कहीं का क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये आपसे केवल एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहेंगे 12 मंथ का टाइम है, वेजेस प्लस 10 टाइम्स। ओके, एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए बेटा, हाँ ये देखिए सर, सिंगल एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम एन अनपेड ग्रुप। तो ये कहता है कि एन एम्प्लॉयड पर्सन आर सेड बीइंग द सेम अनपेड ग्रुप इफ दे हैव बोर्न द सेम एस्टेब्लिशमेंट एंड इफ डिडक्शन हैव बीन मेड फॉर देयर वेजेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, same wage period for the same wage period remain unpaid after the section single application presented। ठीक है साहब, तो बोले बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लगाने की जगह, देखो एक में एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, मान लो 20 के 20 लोगों का पैसा कम दिया गया हो या पैसा कम काटा गया हो या उनको दिया नहीं गया हो, डिले किया गया हो, तो अब सभी लोग 20 के 20 लोग कोर्ट में अलग अलग एप्लीकेशन लगाने जाएंगे। तो उसकी जगह कोर्ट कहता है सब एक साथ ही आ जाओ और सब एक ही एप्लीकेशन लगा दो, सब एक ही एप्लीकेशन लगा दो, सबकी एक एप्लीकेशन मान ली जाएगी। किसके लिए? सेम अनपेड ग्रुप के लिए। सेम वेज पीरियड होना चाहिए, सेम कोज होना चाहिए, सेम स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ओके, डन। हाँ जी, आगे कहता है अपील। अपील, an appeal against an order dismissing either wholly or part of an application made or against any direction preferred within 30 days on the date on which order of direction was made, precedence down before the court of small cases or elsewhere before the district court। ये लो साहब, तो अगर कोर्ट ने एम्प्लॉय के एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया या एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई ऑर्डर दे दिया, तो कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर, उस एप्लीकेशन के या उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां जाओगे? आप अगर कोई टाउन है तो स्मॉल कोजेस का जो कोर्ट है उसमें जाओगे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। ठीक है, अगर कोई टाउन है
तो टाउन में जो कोर्ट बना हुआ है स्मॉल केसेस के लिए वहां चले जाओगे, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओगे। ठीक है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना। तो इंपॉर्टेंट था 30 days टू अपील, in 30 days to court of small causes और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये लो सर, बस और कोई दिमाग नहीं लगाना। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, वही वाली बात है, सेम पेमेंट पे अटैच पेमेंट, सॉरी, अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया वेजेस का तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो देखो इसमें कुछ नई बात बोली है क्या? नहीं साहब, तो प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, अंडरलाइन कर लीजिए आप। हाँ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा। पेनल्टी, पेनल्टी पे आ जाइए साहब, पेनल्टी पे। पेनल्टी सेक्शन 20 प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी डेट आर इम्पोजिबल, that are impossible under this act. Section 21 provide that whoever being responsible of payment of wages to an employed person contravenes any of the provision of following sections, namely, ठीक है साहब, तो thereof 11 to 13, section 7 to 8, 9, 10 shall not less than 200 rupees but x may exceeds to 1000। तो हम ये कह सकते हैं 200, सॉरी 1000 मैक्सिमम, 200 से लेके 1000 तक। ठीक है, सेक्शन 6 में सेक्शन 4, 5, 6, ठीक है, 3750, तो वैसे जब इतने अलग अलग पेनल्टी हो तो याद रखने की जरूरत नहीं होती। फिर एक पेनल्टी देख लीजिए तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं किए हैं, अगर रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं किए हैं, फेल टू मेंटेन रजिस्टर, तो उसके लिए 1500 की पेनल्टी ये पूछी जा सकती है, जो कि 7500 तक ये पेनल्टी काम की है। ठीक है, ये पेनल्टी काम की है। ओके डन। तो पेनल्टी नॉर्मली 200 से 1000, और यहाँ पे कितनी हो गई 1500 से 7500। बार ऑफ स्वीट किसी काम का नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेम है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेम है। आप किसी इंप्लॉय को ये नहीं कह सकते हम आपको वेजेस नहीं देंगे, हम आपको वेजेस नहीं देंगे, नल एंड वॉइड होगा। डिस्प्ले ऑफ द एक्ट नॉट पेमेंट, हाँ ये देख लीजिए साहब, लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर एम्प्लॉयड पर्सन की डेथ हो जाती है तो साहब उसका पेमेंट किसे दिया जाएगा? Provides that subject to the other provision of the act, all amount to an employed person
as wages shall if such amount could not be paid on account of debt before the payment of an account not being known to be a person nominated by employee on his behalf. ठीक है साहब. Where no such nomination made, अगर nomination नहीं किया गया है, cannot be paid to the person so nominated deposited with described authority. तो वो prescribed authority को दे दी जाएगी और prescribed authority पेमेंट करेगी. ठीक है ना, prescribed authority पेमेंट करेगी. बस इतना सा ध्यान रखें. तो या तो पैसा किसे दिया जाएगा, नॉमिनी को, और अगर नॉमिनी नहीं है तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को. ओके, क्लियर. तो ये कुछ छोटे छोटे एक दो पॉइंट थे जो हमने वहां पे पेंडिंग छोड़े थे, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. तो ये आपका कंप्लीट एक्ट था बेटा, ये आपका कंप्लीट एक्ट था. कौन सा एक्ट था हमारा? 2 एक्ट अपन ने कंप्लीट किए, जो दोनों लगभग एक जैसे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं. कुछ बातें मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस पेमेंट करने की बात कहता है, मिनिमम वेजेस मिनिमम पेमेंट की बात करता है. कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग है, तो इन दोनों को एक बार आप रीड आउट कर लेंगे. क्लियर है? डन. तो आज के लिए इतना ही, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे. आज आप इसको रिवाइज करेंगे. इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा केवल एक एक्ट बचा है बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट. इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा केवल एक एक्ट बचा है, फैक्ट्रीज एक्ट. तो फैक्ट्रीज एक्ट को अपन कल नहीं परसों कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना. कल एक्चुअली मैं शायद अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, कल शायद मैं अवेलेबल नहीं हूं. अगर अवेलेबल रहा तो भी कल. हाँ, पेंशन भी है बेटा. पेंशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेंशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन उसको एक बार पढ़ेंगे. पेंशन एक बार पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है पेंशन को अपन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. पेंशन एक्ट एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले ही आया है, तो अपन उसकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. तो पेंशन एक्ट, वो दोनों एक्ट करेंगे द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद परसों करेंगे. कल मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा, कल मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा मॉर्निंग में. कल मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा बेटा मॉर्निंग में. अगर हो पाया तो 11 to 12, अगर हो पाया तो 11 to 12, क्योंकि कल आफ्टरनून में मैं अवेलेबल नहीं हूं. कल आफ्टरनून में मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं कोशिश करूंगा 11 to 12 लेने की. ठीक है. एफएम की क्लास होगी, एफएम. चलिए, तो अभी के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.